नमस्कार मित्रों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पर डे की तरह आज हम लोगों का क्लास जो चल रहा है वह भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, और यह सारे प्रश्न राजीव क्वेश्चन बैंक 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ शुरुआत करते हैं। और प्रश्न का जो नेचर है वह है बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके आएंगे 1 अंक के। दूसरा है प्रश्न का नेचर वर्णनात्मक जो 4 अंक के होंगे। इसके बाद वर्णनात्मक दूसरा पार्ट वह 6 अंक का होगा। तो चलें शुरू करते हैं आज का हम लोगों का वर्णनात्मक नहीं बल्कि बहुविकल्पी क्वेश्चन का जो 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा उसे देखा जाए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। निजी क्षेत्र से संदर्भ सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दो हैं। तो निजी क्षेत्र का जो है परफेक्ट उद्देश्य क्या होता है, और सार्वजनिक क्षेत्र भी है जो कार्य किए जाते हैं। तो यहां का प्रश्न क्या है, निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या है। इसका सबसे प्रमुख दिया गया विकल्प देखें जरा, लोक कल्याण करना, अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना, जन सुविधाओं को उपलब्ध कराना, उपयुक्त सभी। तो निजी क्षेत्र का बच्चों महत्वपूर्ण उद्देश्य जो होता है वह सिर्फ यही है कि अधिक से अधिक जन सुविधाओं को उपलब्ध कराना, लोगों की सुविधाओं को बेहतरीन करना ही इस निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य होता है। तो किसका है, जन सुविधाओं का करने मतलब विकल्प हमारा है जन सुविधाओं को उपलब्ध कराना। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, अभी प्रश्न था निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपने क्या कहा कि इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं दे देना। लेकिन अगर यही प्रश्न बना दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र का क्या मुख्य उद्देश्य है, तो स्पष्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो कार्य किया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य व्यापार के माध्यम से धन कमाना नहीं, जन सुविधाओं का कल्याण करना, अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। तो सार्वजनिक क्षेत्र का लक्ष्य ही होता है कि लाभ को ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, कमाया जाए। जबकि निजी क्षेत्र का यह लक्ष्य नहीं है। निजी क्षेत्र का लक्ष्य है बच्चों कि जन सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए, उनकी सुविधाओं को विशेष ध्यान दिया जाए। तो यहां का उत्तर क्या होगा, अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। अब है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। ये क्लियर कि जब हमारे यहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का डिवाइड कर ही दिया गया है तो इसके विभाजन का क्या मुख्य पॉइंट है, इसे हम कैसे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को किस आधार पर विभाजित किया जाता है, रोजगार की शर्तें, उद्यमों के स्वामित्व, उद्यम के नियमित श्रमिकों की संख्या, और क्या कह रहा है, उद्यमों की नियमित उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो यहाँ जरूर यह बात याद रखिएगा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जो विभाजन होता है बच्चों वह उद्यमों के मालिकाने से, यही इसका विभाजन कर देता है उद्यमों के स्वामित्व का। उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर ही इसका विभाजन किया जाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जो विभाजन करता है वह उस उद्यम का, उस व्यवसाय का स्वामित्व कैसा है, किसके द्वारा उसका स्वामित्व किया जा रहा है, उसी के आधार पर इसका विभाजन किया जाता है। तो बढ़िया अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत, सरकारी तंत्र के अंतर्गत कहा जा सकता है कि कौन नहीं है, रेलवे, डाकघर, सेल, टिस्को। तो कौन सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है, टिस्को। कौन सा नहीं है, टिस्को।
तो पढ़ें, अगले प्रश्न को देखा जाए कि अगला प्रश्न हम लोगों का है क्या। अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 2 राज्यों को बताइए। भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 2 राज्यों को यहां देखना है। सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है? विकल्प है बिहार और बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर। तो है कि इसका सबसे ज्यादा इस विकल्प पर देखा जाए तो सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले जो राज्य हैं वह हैं उड़ीसा और मध्य प्रदेश। कौन है? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत में लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं? छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे विकल्प दिए गए हैं 60%, 70%, 80%, 82। तो कितने आते हैं? 80% छोटे और सीमांत किसान के अंतर्गत आते हैं। 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम हैं, ऐसे सभी लोगों को जो काम करने में क्या है? सक्षम हैं, और जिन्हें काम की जरूरत है, काम करने में सक्षम भी हो और उनकी क्या है? आवश्यकता भी हो, को सरकार द्वारा वर्ष में कितने दिन रोजगार की गारंटी दी गई है? आवश्यकता वाले और कार्य करने में सक्षम लोगों के लिए सरकार द्वारा रोजगार की गारंटी दी गई है। तो यह रोजगार की गारंटी कितने दिन तक दी गई है? 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन, 150, 150। तो कितने दिन तक? 100 दिन तक यह गारंटी दी गई है। रोजगार उन्हें उपलब्ध कराने की गारंटी सरकार दे रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो बना वह कब लाया गया? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लाया गया? तो 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लाया गया। 2005 विकल्प था 2004, 2005, 2006, 2007। पहले प्रश्न को आधार देखिए। 2005 के अंतर्गत काम करने में सक्षम सरकार द्वारा 2000 कितने दिन को रोजगार गारंटी, यही प्रश्न उठा के दिया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने निम्नलिखित किस वर्ष लागू किया गया? तो कब लागू किया जा रहा? 2005 में। ठीक है, अगले प्रश्नों को हम लोग देखें। निम्नलिखित में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? हमारे यहाँ 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है एरियाएं। एक कार्य है, एक है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय है द्वितीयक क्षेत्र, तृतीय है तृतीयक क्षेत्र। तो यहां यह प्रश्न है कि कृषि को हम किस क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे? किसको? कृषि को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाएगा? तो कृषि को कहां रखा गया? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। किसको कहां रखा गया? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। भारत में जीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो सही बात है, भारत आज भी कृषि प्रधान देश है, तो जीविका का प्रमुख स्रोत कृषि प्रधान देश है, तो जीविका का प्रमुख स्रोत भी क्या है? कृषि ही है। निम्न सेवा क्षेत्र को निम्नलिखित में देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। यहां क्या कहा? सेवा का जो क्षेत्र है, जो सेवाएं की जाती है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो सेवा क्षेत्र को बच्चों तृतीयक में, कहा? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तृतीयक के अंतर्गत इसका जिक्र किया गया है। निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक का विभाजन है? निजी और सार्वजनिक क्षेत्रक का विभाजन का आधार क्या है? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, उद्यमों का। हमने कहा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में सिर्फ अंतर क्या है? सबसे बेहतरीन अंतर क्या है जिसका ये विभाजन कर देता है? वह है उद्यमों के स्वामित्व। उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विभाजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, क्या प्रश्न देखिएगा, एक वस्तु अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से, नेचुरल प्रोसीजर से, प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि क्या का है, प्राकृतिक प्रक्रिया के उत्पादन के क्षेत्र की गतिविधि क्या है, तो यह किसमें आएगा, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्न में कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, असंगठित, संगठित ये दो पार्ट हैं, असंगठित और संगठित। तो इसमें जो दिया गया बताइए कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, कृषि, मजदूर, बैंक मैनेजर, राजपत्रित अधिकारी, सैनिक। ये बताइए बैंक मैनेजर इस संगठित का क्षेत्र का है, सैनिक भी संगठित क्षेत्रों से आ रहे हैं, राजपत्रित अधिकारी भी संगठित क्षेत्र हैं, लेकिन कृषि मजदूर संगठित क्षेत्र का के अंतर्गत, तो क्या करा, संगठित क्षेत्र के सब हैं, जबकि कृषि मजदूर जो है यह असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि मजदूरों का संगठन असंगठित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अगला है, द्वितीयक क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को अधिकांशतः औद्योगिक क्षेत्र, उद्योगों से, तो द्वितीयक क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता, देखा जाए द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र नहीं, प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र तो है ही है, तो प्राथमिक क्षेत्र नहीं, खनन क्षेत्र दिया, औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र, तो द्वितीयक क्षेत्र के किस नाम से जाना जाता है, तो यहां विकल्प आपका क्या होना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। अगले प्रश्न, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार क्या है, रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, उद्यमों का स्वामित्व। क्या है, उद्यमों का स्वामित्व। इसका प्रमुख है, 3 बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, तीनों बार इसकी जिक्र यहां भी कर दिया गया है, कई बार यह प्रश्न आया है। अब हम लोग वर्णनात्मक एक क्या जो 4 अंक का होगा ऐसे प्रश्न करने के लिए कर रहे हैं। यह सारे प्रश्न आपको राजीव क्वेश्चन बैंक 2024 के अंतर्गत पूरी तरह से पर्याप्त रूप से लिखा गया मिल रहा है, तो आपकी अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको देखें और लें, समझने का प्रयास यहाँ आप करिए। और यह पुस्तक भी आपके लिए मार्केट में उपलब्ध है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि हम जब ऐसे प्रश्न को जो 4 अंक के हैं जब उनको लिखेंगे उनको किस रूप में उसे विस्तृत किया जाए। देखिए, एक संगठित क्षेत्र क्या है, इसके 3 लाभ लिखिए। तो पहले तो यह जानना जरूरी है कि संगठित क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएंगे और इनके 3 लाभ क्या हैं, या यही क्वेश्चन है कि रोजगार संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। अब पहले ये जानिए संगठित क्षेत्र क्या। पहला तो संगठित क्षेत्र को बच्चों औपचारिक क्षेत्र कहा जाता है। संगठित क्षेत्र को क्या कहा जाता है, औपचारिक क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे यहां कहा संगठित क्षेत्र क्या है, औपचारिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, संगठित क्षेत्र में क्या होगा, औपचारिक है, लेकिन इस क्षेत्र में श्रमिकों को क्या मिलता है, सामाजिक सुरक्षा के लाभ, जैसे भविष्य निधि। इस क्षेत्र में अगर हैं संगठित में तो सबसे पहले श्रमिकों को क्या मिलेगा, इसमें जुड़े हुए लोगों को सबसे पहले क्या लाभ है कि उसे सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा में क्या है, भविष्य निधि, उत्पादन मिलने, पेंशन आदि प्राप्त होते हैं। संगठित क्षेत्रों को सामाजिक सुरक्षा के साथ भविष्य निधि, उत्पादन, पेंशन आदि प्राप्त होते हैं। इसके कर्मचारी श्रम संघ बना सकते हैं। ऐसे इनके कर्मचारी एक संघ का, यूनियन का भी निर्माण कर सकते हैं, श्रम संघ बना सकते हैं। इस क्षेत्र में काम
करने वाले कर्मचारी नियमित होते हैं, प्लानवादी नहीं होते, नियमित होते हैं, योजनाबद्ध होते हैं, टाइम टेकन होते हैं, तो ऐसे कर्मचारी नियमित होते हैं। संगठित क्षेत्र से लाभ क्या है, इसको अब देखिए। जैसा का प्रश्न पूछा कि इससे लाभ क्या है, तो श्रमिकों को सबसे पहला लाभ तो यही है बच्चों कि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त होता है, सामाजिक सुरक्षाएं मिली हैं, और श्रमिकों को अपने हितों की रक्षा के लिए श्रम संघ बना सकते हैं, दूसरा लाभ है। यदि उनसे अतिरिक्त काम लिया जाता है तो उस अतिरिक्त काम का अतिरिक्त भुगतान भी किया जाता है, अगर जिसे आप कहते हैं ओवर टाइम। अगर उसे काम लिया जा रहा है तो उसका अधिक उसे भुगतान, उतना ही उनको भुगतान भी मिल रहा है। तो आप क्लियर हो गए होंगे कि एक संगठित क्षेत्र क्या है, इसके कोई 3 लाभ बताइए, और रोजगार के संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। चलें अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अर्थव्यवस्था में गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है। अर्थव्यवस्था में गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाए। आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है। अब गतिविधियां रोजगार का अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों के आधार पर वर्गीकरण का प्रश्न है, तो रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर हमें क्या करना है, आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण करना है। क्या करना है, किसके आधार पर, रोजगार के आधार पर, रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर, रोजगार का कंडीशन क्या है उसके आधार पर आर्थिक गतिविधियों का क्या करना है, वर्गीकरण। तो आर्थिक गतिविधियों कितने क्षेत्र में कैसे क्या गतिविधियां, तो 2 क्षेत्र हैं। कौन कौन से बच्चे, रोजगार की परिस्थितियां रोजगार का जो दे रही हैं और जिनसे आर्थिक गतिविधियों को वर्गीकरण किया जा रहा है, तो इसके 2 क्षेत्र हैं। पहला है संगठित क्षेत्र और दूसरा है असंगठित क्षेत्र। कौन कौन से हो रहे हैं, 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। अब संगठित क्षेत्र में उद्यम अथवा कार्यस्थल आते हैं। संगठित क्षेत्र में कौन आते हैं, उद्यम, और क्या आते हैं, कार्यस्थल आते हैं, जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। उद्यम आएंगे और कौन आएंगे, कार्यस्थल आते हैं। यहां रोजगार की जो अवधि होती है नियमित होती है। ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, यह जरूर याद रखिएगा। यह क्षेत्र जो है सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना होता है। किनको, संगठित क्षेत्र को क्या करना पड़ता है, सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। उनके द्वारा पंजीकृत होने के लिए नाते सरकारी नियमों विनियमों का पालन करना होता है। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। इसमें कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। एक टाइम टेबल है, उतने बजे से इतने बजे तक ही करेंगे। वे अधिक काम करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त वेतन भी दिया जाता है। वे सवेतन छुट्टी, अवकाश, काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवा अनुदान पाते हैं। वे सेवा निवृत्त पर पेंशन भी प्राप्त करते हैं। ये किससे संबंधित हैं, ये सारे मैटर आपके संगठित क्षेत्रों से है। बात आती है असंगठित क्षेत्र। असंगठित माने संगठित नहीं, बिखराव की वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं यह जान दीजिएगा। असंगठित क्षेत्र में छोटे छोटी और बिखरी इकाइयों से निर्मित होता है। असंगठित ही हैं, छोटे छोटे बिखरे हुए रूपों में इनका निर्माण होता है। ये इकाइयां अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से क्या होती हैं, बाहर होती हैं। ये सरकारी नियंत्रण में रहती हैं, तो ये सरकारी नियंत्रण से क्या हो जाती हैं, बाहर रहती हैं।
इनमें नियमों और विनियमों का पालन नहीं होता। किसी नियम और विनियम इससे संबंधित पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं। यहां कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्राय नियमित नहीं है। यहां अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन, छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण से इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार में भारी अनिश्चितता है। श्रमिकों को बिना किसी कारण के काम से हटाया जा सकता है। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है तथा न कोई लाभ, इसमें कोई संरक्षण नहीं है तथा कोई लाभ नहीं है। तो यह क्षेत्र कैसा है? असंगठित क्षेत्र से हैं। तो क्लियर हुआ। यहां आप सरकार से पंजीकृत होते हैं, सरकार के नियमों के अनुसार पर पेंशन, वेतन आदि का पूरी तरह से व्यवस्थाएं संगठित में, जबकि यहां कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्राय नियमित नहीं है और काम करने, सवेतन, छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। हमेशा छुट्टी में भी काम कराया जा सकता है, करते हैं। रोजगार में भारी अनिश्चितता है। भारी अनिश्चितता इसलिए है, किसी भी असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी भी समय किसी बिना कारण के भी निकाला जा सकता है। तो हम देखें रोजगार, अगले प्रश्नों पर अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया गया था। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? 3 क्षेत्रक हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक रखे गए हैं, जिसमें प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक आते हैं। तो प्रश्न यहां का क्या है बच्चों कि अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्रक से आप क्या जानते हैं, आप उससे क्या समझते हैं? तो द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधियों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसमें प्रकृत उत्पादों को कैसे क्षेत्र को रखा जा रहा है? प्रकृत उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। प्रकृति की उत्पादकों को, प्रकृति के जो उत्पादकों को विनिर्माण परिष्कृत करके उस प्रणाली के माध्यम से प्रकृति की वस्तुओं के उत्पादकों को अन्य रूपों में परिवर्तित कर देना। किसमें? प्रकृति की वस्तुओं को, निर्माण को, जो प्रकृति से हम दोहन कर रहे हैं, प्रकृति से जो हम पा रहे हैं, उनको अन्य वस्तुओं में क्या कर देना? कन्वर्ट कर देना, परिवर्तित कर देना है। परिवर्तित किया जाता है, माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद की स्थिति है। प्रकृति की वस्तुओं को विनिर्माण की प्रक्रिया से उसे दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देना ही क्या है? द्वितीय क्षेत्र। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद की स्थिति है। यहां वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं, प्रकृति से सीधे उत्पादन नहीं होती, बल्कि निर्मित की जाती है। प्रकृति से सीधे उत्पादित नहीं होती, यहां ध्यान देना, बल्कि यह क्या होती हैं? निर्मित की जाती हैं। इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। डायरेक्ट प्रकृति से नहीं ले सकते, बल्कि इसका पुनर्निर्मित किया जाता है। यह प्रक्रिया किसी कारखाने, किसी कार्यशाला, घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधों से प्राप्त रेशे के उपयोग कर हम सूत काटते हैं। कपास का जो पौधा प्रकृति का है, उसके रेशे को निकालते हैं और उसको बदल देते हैं हम किसमें? सूत काटते हैं और फिर हम क्या बना दिए? कपड़ा बनाते, बुनते हैं। गन्ने को ले लेते हैं, गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम अंत में क्या बना देते हैं? चीनी बना देते हैं और गुड़ बना देते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं, ईंट से घर बनाते हैं, भवनों का निर्माण करते हैं। चूंकि यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से संबंध है। यह जो आ रहे हैं, यह विभिन्न प्रकार से किससे हो रहे हैं? चीनी के लिए कारखाने आदि हो रहे हैं। यह विभिन्न प्रकार के उद्योगों से संबंध है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अर्थात इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो चलें अगले प्रश्न की तरफ देखा जाए।
अगला है अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से, वहां था द्वितीय क्षेत्र से, आप क्या समझते हैं? अब यहां क्या दे रहा है कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? उदाहरण से तृतीय क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषताएं की समीक्षा कीजिए। यहां तृतीय क्षेत्र जो है वह प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायता करती है। तृतीय क्षेत्र का सबसे पहला कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के डेवलपमेंट में, उसके विकास में यह क्या करती है? सहायता करती है। यह गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, यह कोई तृतीय क्षेत्र स्वतः किसी वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन की प्रक्रिया में सहयोग करती है। द्वितीयक, प्रथम एवं द्वितीय क्षेत्रों में है, तृतीय क्षेत्र क्या करती है? सहायता करती है। यह वस्तुओं का डायरेक्ट उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन का जो प्रोसीजर है उसमें क्या करती है? तृतीय क्षेत्र सहयोग करती है। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुएं, किसी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के द्वारा किसी वस्तुओं का उत्पादन किया, उत्पादन को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के बेचने के लिए ट्रकों, ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता पड़ती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सुविधाओं के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार या बैंकों से ऋण लेने का भी आवश्यकता पड़ती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार, यह जो भी आ रहे हैं, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक, व्यापार, तृतीय गतिविधियों के उदाहरण हैं। यहां हमने क्या कहा कि प्रथम और द्वितीय का जो उत्पादित है, जो उनके विकास हो रहा है, जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं में वह सहायता करती है, और वस्तुओं का उत्पादन तो नहीं करती बल्कि उसमें क्या करती है? सहयोग। तो सहयोग कैसे करती है? परिवहन की अच्छी सुविधाएं देती है, भंडारण करती है, नष्ट नहीं होने से बचाती हैं उत्पादकों को, बैंक सेवाएं देती हैं कि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो, और व्यापार। तो यह सब जो प्रथम और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में सहयोग कर रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? तृतीय गतिविधियां के उदाहरण हैं। क्योंकि एक गतिविधियां वस्तुओं के अलावा सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता? जहां द्वितीय को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, वहीं तृतीय को सेवा क्षेत्र, क्योंकि इनके कार्यों में ये सेवा करती हैं। सेवा क्षेत्र कुछ ऐसी आवश्यकताएं, सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती। सेवा का भी भाव प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती। जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची, वकील जैसी व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट, कैफे, एटीएम, बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी महत्वपूर्ण हो गई है। ये सब किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को बच्चों किस नाम से जाने जाते हैं? सेवा क्षेत्र। जबकि द्वितीय को औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से, क्योंकि उत्पादित वस्तुओं का किसी न किसी सेवा के माध्यम से उसका सहयोग करना मुख्य होता है। आगे का क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोगों का है असंगठित क्षेत्र में, किसमें? असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। संगठित की बात नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिए, संगठित आप पढ़ चुके हैं। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का क्या किया जा रहा है? शोषण किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? उत्तर क्या है? समर्थन में कारण दीजिए।
अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। असंगठित क्षेत्र श्रमिकों की समस्या की विवेचना कीजिए। सारे प्रश्न एक ही हैं। असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? इन्हीं 3 समस्याओं का कारण बताइए। तो सबसे पहला है कि असंगठित क्षेत्र में बच्चों श्रमिकों का शोषण किया जाता है। नियमावली नहीं है, कार्य ईमानदारी से हो भी रहा है, फिर भी समय से ज्यादा कार्य किया जा रहा है, लेकिन उसकी भरपाई नहीं की जाती। अर्थात जितना वर्क है उससे ज्यादा लोड देकर उनसे कार्य लिया जाता है, उतना वेतन नहीं मिलता। तो शोषण की है। तो यहां पर हम लिखेंगे कैसे कि निम्नलिखित कारणों से असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। यह कारण है, इसकी वजह से यहां क्या किया जाता है? श्रमिकों का शोषण किया जाता है। जैसे पहला दिया है कारण, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए नौकरी सुरक्षा नहीं होती है। असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए नौकरी सुरक्षा नहीं होती, क्योंकि उन्हें बिना किसी कारण से नौकरी से निकाला जा सकता है। यह सिर्फ असंगठित क्षेत्रों में होते हैं कि नौकरी पर लगे हुए व्यक्ति को किसी भी समय बिना कारण के भी निकाला जा सकता है। उन्हें भय है, उन्हें जो आवश्यक छुट्टियां वहां छोड़िए, कम छुट्टियां दी जाती हैं। बीमारी आदि की छुट्टियों के लिए भुगतान नहीं किया। जब तक काम करेंगे तभी तक उन्हें वेतन मिलेगा। आवश्यक शारीरिक अस्वस्थता या किसी प्रकार की घटनाओं के लिए उन्हें अलग से भुगतान नहीं किया जाता। यह एक शोषण है। उन्हें अतिरिक्त समय लगाना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान, वह कार्य के लिए जितने घंटे के लिए करें उससे ज्यादा उन्हें वर्क करना पड़ता है, और उससे ज्यादा वर्क करने पर उन्हें कोई भुगतान मिलता नहीं। सामान्यतः संगठित क्षेत्र में लोगों को अनियमित कार्य प्राप्त होते हैं। असंगठित क्षेत्र की सबसे बड़ी कमी, असंगठित क्षेत्र में अनियमित कार्य प्राप्त होता है। जब कार्य अधिक नहीं होता तो नियोक्ता श्रमिकों को नौकरी से निकाल देते हैं। जब काम कम होगा तो निकाल देंगे, ज्यादा होगा तो अधिक से अधिक काम लेते हैं, समय से ज्यादा भी काम लिया जाता है। तो यह श्रमिकों के शोषण का एक बिंदु है। इसमें श्रमिकों का शोषण असंगठित क्षेत्रों में होता है, और असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले के लिए अपनी नौकरी को आधार बना करके किसी कार्यों को अंजाम नहीं दे पाते, क्योंकि एक क्लियर न कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वह उनकी नौकरी कब तक और कितने समय तक के लिए है। यह असंगठित क्षेत्र की एक सबसे बड़ी समस्या है। उत्पादक में तृतीय क्षेत्रक के बढ़ते महत्व के कारणों का वर्णन कीजिए। उत्पादक में तृतीयक का जो क्षेत्र है उसका महत्व ज्यादा बढ़ रहा है, और इसका कारण बताइए। वही बात यहां भी है। भारत में तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ने का कारण क्या है? भारत में बढ़ते महत्व का कारण का नहीं, मतलब तृतीय क्षेत्र का जो महत्व बढ़ रहा है, इसमें महत्वपूर्ण कारक क्या हैं? तो आंकड़े देते हुए बताया जा रहा है, भारत में 1973 से 2003 के बीच 30 वर्षों में सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। परंतु सबसे अधिक अगर वृद्धि देखा जाए, चाहे प्राथमिक क्षेत्र हो, चाहे द्वितीय क्षेत्र हो, चाहे तृतीय, सब में 1973 से 2003 के बीच 2 वर्षों में इनके उत्पादन में काफी वृद्धि। परंतु सबसे अधिक वृद्धि अगर देखा जाता है तो किसका? तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। भारत में तृतीय क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण हो गया। इसके क्यों महत्वपूर्ण हो गया, यह प्रश्न में है कि तृतीय क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण हो गया, उसका कारण जरा समझिए। क्यों इसका तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ा? उसके कारण है महत्व होने का। पहला, किसी भी देश में अनेक सेवाएं क्या है? सेवा क्षेत्र तृतीयक में आता है, जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाओं, डाक सेवा, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है, और इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। यह क्या है?
यह सभी लोगों की जरूरत होती है। क्या? अस्पताल, शिक्षा, कचहरी, ग्रामीण, प्रशासनिक, नगर निगम, बीमा कंपनी, इनकी आवश्यकता है और इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। टैक्सर सेवा है और किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी किसको दी गई है? सरकार से। इसका मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, ऐसे संगठनों की जिम्मेदारी सरकार को दी गई है। कृषि उद्योग के विकास में परिवहन, व्यापार, भंडार जैसी सेवाओं का विकास होता है। उद्योग पर आए तो किसका जरूरत है? परिवहन अच्छा हो, व्यापार अच्छा, भंडारण। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। ये दोनों जितने बढ़ेंगे उतने ही सेवा क्षेत्रों की मांग ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? बढ़ेगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है बच्चों? तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तृतीयक क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न, उदाहरण बताइए। यहां अन्य क्षेत्र कौन कौन से बचे हैं? प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र। अन्य क्षेत्रों में कौन आएगा? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक। और इन दोनों क्षेत्रों से तृतीयक क्षेत्र क्यों भिन्न है? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र जो है, चाहे वह द्वितीयक क्षेत्र हो, किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक में वस्तु का क्या होता है? निर्माण किया जाता है। जबकि तृतीयक क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यहां उत्पादन किया जाता है, यहां उसकी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के गतिविधियों में, उसके विकास में क्या करती? मदद कर। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को ट्रकों, ट्रेनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना तथा बाजार में बेचना, आज तृतीय क्षेत्र का उत्पादन तो प्रथम और द्वितीयक ने किया, लेकिन उत्पादन के बाद उसकी सेवा को आगे बढ़ाना यह कहां पहुंचा है? तृतीय क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं में बैंकों, टेलीफोन, बीमा कंपनी की आवश्यकताएं होती हैं। ये सभी तृतीय क्षेत्र के उदाहरण। इस प्रकार तृतीय क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है जिनका उपयोग प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं के विकास के लिए किया जाता है। तो प्राथमिक और द्वितीय जितने बढ़ेंगे, सेवा क्षेत्र का भाव उतना ही ज्यादा होता जाएगा। तो चलें बच्चों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखा जाए। मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम पर एक संक्षिप्त अभी चर्चाएं की गई थी, फिर भी चलिए राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त रोजगार गारंटी योजना 2005 का भारत के केंद्रीय सरकार संघ सरकार ने हाल ही में, हाल का मतलब कब? हाल का मतलब है लगभग भारत की केंद्रीय सरकार ने हाल ही में लगभग 200 जिलों में, हाल में कितना, लगभग कितने जिलों? 200 जिलों में कार्य करने के अधिकार से संबंधित 200 जिलों में कार्य करने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, काम करने का अधिकार से संबंधित कानून बनाया है। 200 जिलों में लोगों को काम पाने के अधिकार से संबंधित कानून का सृजन किया। इस कानून को, यही जो कानून पाने का अधिकार, कानून काम करने का अधिकार दिया गया, इसी कानून को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम 2005 कहते हैं। क्या नाम दिया गया? सरकार के द्वारा लोगों को काम दिया जा रहा 200 जिले में, यही काम पाने का जो अधिकार इनको मिला, इसी का नाम क्या दिया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम 2005 कहते हैं। इस कानून को बनाने का उद्देश्य अगर देखा जाए तो यह कानून बनाने का उद्देश्य क्या है? यह उद्देश्य है कि लोगों को जो कार्य करने के योग्य हैं, यहां ध्यान दे जाए, जो कार्य करने के योग्य हों और उनकी आवश्यकता है, योग्य हैं और काम करने की उनकी क्या है? आवश्यकता है। सरकार द्वारा एक वर्ष में
100 दिनों का रोजगार आश्वासन देना है। जो योग्य हैं और जिनकी आवश्यकता है उन्हें सरकार द्वारा एक वर्ष में कितना 100 दिन का रोजगार का आश्वासन देना है। यदि सरकार इस उद्देश्य के प्राप्ति में असफल रहती है तो लोगों को रोजगार छूट देगी। क्या दे देगी? अगर यह नहीं दे पाती तो उन्हें रोजगार से छूट देगी। मनरेगा योजना के अनुसार योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है। इसका उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों को हर साल न्यूनतम 100 दिनों की, कितने दिन की? 100 दिनों की गारंटेड नॉन स्किल्ड मैनुअल एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराना, ताकि ग्रामीण परिवार अपना घर चला सके। नरेगा का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पास आजीविका का स्रोत है। आजीविका को मजबूत करना, गरीबों को संसाधन प्रदान करना। नरेगा का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को भी सम्मिलित करना है। साथ ही इस योजना का उद्देश्य भारत में पंचायती राज प्रस्थानों को मजबूत करना भी है। इसका उद्देश्य यही नहीं बल्कि पंचायती राज के स्थानों को भी उन्मुक्त करना है। तो बच्चों, आज बस इतना ही। इसी के साथ क्लास को ओवर करते हैं।